अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जिन्होंने कहानी भेजी वो लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम मजहर साहब, आई एम शहबाज अली जिस्कानी फ्राम हैदराबाद सिंध। बाई प्रोफेशन आई एम ए लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं आपकी स्टोरीज़ रिसेंटली सुनना शुरू की हैं एंड आई रियली एंजॉयड द वे यू नरेट द स्टोरी, सिंपली सुपर अमेजिंग। हमारा गांव ओदरियो लाल विलेज है और ये कहानी है 1998 की, 1998 की। जिनके साथ ये वाकया बीता उनका नाम उनके कहने पे मैं फर्जी करने जा रहा हूं। ये एक ऐसा गांव जहां पे खवातीन हर साल जब गंदम की फसल तैयार हो जाती और गंदम का हर वो फूल जिसके अंदर कॉटन होती, खवातीन, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े सब उस चुनने के अमल में मसरूफ हो जाते। आज भी बहुत सारे देहात के अंदर यही अमल पाया जाता है कि ज्यादातर खवातीन और बच्चियां ही होती हैं जो उस खेत के अंदर मौजूद होती हैं जहां पे उन्होंने अपने कमर के पीछे एक बड़ा सा थैला लटका रखा होता है, कपड़ा बांध रखा होता है। वो हर फूल के अंदर से कॉटन को निकालती हैं, तेजी के साथ उनके हाथ चल रहे होते हैं और यूं कमर के पीछे हाथ करके उसके अंदर फेंकती जाती हैं। जब शाम होने लगती है तो उस पीछे वाले कपड़े के अंदर जितना भी उन्होंने कॉटन जमा की होती है, कपास जमा की होती है, तो वो पहुंचती हैं, उसका वजन किया जाता है और उस वजन के हवाले से उनको उजरत दी जाती है, उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। वो कहते हैं 1998 में ऐसी ही एक फसल गांव के अंदर तैयार थी। गांव के लोग रात को बिल्कुल रूटीन के हिसाब से सोए और जब सुबह मुर्गों ने अजान देनी शुरू की, मुर्गों की बांग से, अजान से वो जाके अपना अपना नाश्ता किया और उसके बाद उस खेत की तरफ रवाना हो गए जहां पे कल भी वो कपास चुन के आई थी खवातीन, आज भी उसी तरफ रवाना थी। वहां पे जाते ही वो अपने काम में मसरूफ हो गई। सारा दिन वो काम करती रहीं और जैसे ही शाम होने लगी तो सारी खवातीन बारी बारी लाइन के अंदर मौजूद थीं। उनकी चुनी हुई कपास का वजन करके उनको पैसे दिए जा रहे थे और वहीं पे एक बच्ची जो गुमसुम खड़ी थी, जिसने आज कपास तो शायद चुन ली थी लेकिन बहुत कम चुनी थी। जैसे वो पहले चुन के लाती थी उसके पास भी अच्छे खासे पैसे हो जाते थे, आज जब उसकी कपास को तोला गया तो वजन बहुत ही कम था। ऐसे लगता था जैसे उसने दिल से काम ही नहीं किया, या क्या मजबूरी थी कि वो कपास चुन ही नहीं सकी। फिर भी जितनी उसने कपास चुनी थी उसके बदले उसको पैसे दिए गए और सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन वो लड़की जिसका नाम साजिदा था वो भी अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन जिस तरह वो जाती ही घुल मिल जाती, सबसे बातें करती, खाना पकाने में माँ की मदद करती, बाहर की अपनी सहेलियों से खेलती, आज वो बिल्कुल खामोश थी। और माँ ने महसूस किया कि वो चारपाई पे गुमसुम सी बैठी हुई है। माँ ने आवाज भी दी, साजिदा क्या हुआ है, मेरा हाथ बटाओ, मेरी मदद करो। साजिदा खामोशी के साथ बैठी रही। माँ ने 2-3 आवाज़ें फिर भी दी और जब साजिदा गुमसुम सी बैठी रही तो माँ को महसूस हुआ जैसे साजिदा को कोई बुखार हो गया है, बीमार हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है। वालिदा उठ के साजिदा के पास आई, फिर से उसको आवाज़ें दी, लेकिन साजिदा ने इस अंदाज में इग्नोर किया जैसे उसके कानों में माँ की आवाज़ ही ना पहुँच रही हो, जबकि माँ तो उसके सर के ऊपर खड़े होकर उसको आवाज़ दे रही थी। तभी माँ ने उसके कंधे पे हाथ रखा, ओ साजिदा कहां गुम है। साजिदा ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। मां ने फौरन उसके माथे पे हाथ रखा, कहीं बुखार तो नहीं हो गया, कहीं बीमार तो नहीं होगी, लेकिन माथा भी बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ है इसको, ये बोलती क्यों नहीं है तू, क्या हुआ है तुझे। साजिदा के अंदर खामोशी सी रही। मां परेशान हुई, लेकिन काम करना भी जरूरी था, खाना भी तैयार करना था, रात होने लगी थी। पहले ही सारा दिन वो वहाँ पे गुजार के आए थे, अब खाने पे मर्द भी आने वाले थे। वो फिर खाने पीने में मसरूफ़ हो गई, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता सब आके नीचे फर्श पे बैठते गए। वो जो एक किचन सा बना होता था, एक कच्चा फर्श सा था, वहीं पे कच्चा सा एक चूल्हा था, वहीं पे कुछ
एक छोटी सी लकड़ी की फट्टी सी होती, उसके ऊपर बैठ के खा लेते और कुछ चारपाई के ऊपर खाते। लेकिन एक वाहिद साजदा थी जो चारपाई पे लेट गई थी। माँ ने फिर से देखा, वो तो काम में मसरूफ हो गई थी कि वो काफ़ी देर से जो बैठे रहने के बाद अब लेटी हुई थी। तो उसने साजदा के बाप से कहा, क्या हुआ है साजदा को? मैं आवाज़ें दे दे के थक गई हूँ, जाके झंझोड़ा है, बोल नहीं रही, अब तो खाना खाने भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है, आप जाके ज़रा देखें। साजदा के बाप ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, साजदा, ओ मेरा पुत्र साजदा, साजदा। लेकिन साजदा ने कोई जवाब ना दिया। बाप 2-3 आवाज़ें देने के बाद समझ गया माँ सही कह रही है माँ, साजदा गुमसुम सी है। वो अपनी चारपाई से उठा, चलता हुआ साजदा के पास गया, खड़े होकर आवाज़ें दी। साजदा की आंखें खुली थीं, वो जाग रही थी, सोई नहीं थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो वो उसकी चारपाई पे बैठ गया और एक शफकत भरे लहजे में बोला, क्या हुआ मेरी धी रानी को? मेरी धी रानी बोल क्यों नहीं रही? किसी ने डांटा है? किसी ने कुछ कहा है? मेरी धी रानी मुझे बता, अपने बाप को बता, क्या हुआ है? वो खामोश रही। अच्छा छोड़, जो भी है, नहीं बता रही, कोई बात नहीं, मुझे ना बताओ। ए साजदा की रोटी लेके आओ। साजदा की रोटी पकड़ के ले आए। बाप ने शफकत से बैठ के लुकमे को तोड़ा, सालन से भरा और उसके मुंह में डाल दिया। खामोशी से उसने मुंह को चबाना शुरू कर दिया। बाप लुकमे बना बना के मोहब्बत से अपनी धी रानी को खिला रहा था और वो चुप करके खाई जा रही थी, ना कोई बात कर रही थी, ना कुछ भी उसकी तरफ से रिएक्शन था। बाप ने आधी रोटी खिला के कहा, चल मेरा बेटा, चल शाबाश। उसके हाथ सर पे प्यार से हाथ फेरा और कहा, बाकी रोटी खुद खा ले, चल शाबाश मेरा पुत्र, खा ले। बाप उठ के अपनी चारपाई पे चला गया और वो फिर से लेटी रही। उसने रोटी नहीं खाई। माँ भी यही समझी, पता नहीं क्या हो गया है, किसी बात पे उदास है, परेशान है, क्या है, कोई बात नहीं। आधी रोटी खा ली है, बाप ने खिला ली है और यूं बाकी आधी रोटी माँ ने उसके सामने से उठा ली। सुबह हुई, सब उसी तरह नाश्ते के लिए तैयार हो चुके थे कि नाश्ता करें और उसके बाद फिर फसल की तरफ जाना था, उसी कपास के खेत की तरफ जहां पे कॉटन चुननी थी। लेकिन आज साजदा अभी तक अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ उसके पास गई कि कई दफा तुझे जगा चुकी हूं साजदा, हुआ क्या है, बोल तो सही। तूने तो ऐसी चुप साध ली है जैसे तूने कभी अब जिंदगी में बोलना ही नहीं, सब ठीक है ना, बता मेरे बेटा क्या हुआ है। साजदा खामोश रही। सबने नाश्ता कर लिया, साजदा लेटी रही। वो उसके बाप को फिर से उसके बाप से कहा, साजदा के बाप से, रात तो आपने रोटी खिला दी थी, साजदा की अजीब सी कैफियत है, पूछिए ना इससे क्या हुआ है। बाप ने फिर पूछा, साजदा खामोश रही। अब तशवीश सी होने लगी थी बाप को भी, माँ को भी, मामला क्या है, इतनी भी क्या कि बेटी को कोई दुख पहुंचा है, कोई तकलीफ पहुंची है, कोई बात बुरी लगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि बात करना ही छोड़ दे, खाना खाना ही छोड़ दे। जैसे कैसे माँ बाप ने थोड़ा सा उसको तोड़ तोड़ के रोटियों के लुकमे बना के मुंह में डाले, उसने खा लिए, लेकिन उठने को फिर भी तैयार नहीं हुई, बिस्तर पर लेटी रही। वो यही समझे साजदा की तबीयत ठीक नहीं है। बाजुकात बच्चियां जिनकी तबीयत ठीक ना हो वो सही तरीके बता नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त साजदा की उम्र 12 साल थी। उसके बाद शाम हो गई, साजदा अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। अब माँ ने भी ज़्यादा तंग इसलिए नहीं किया कि तबीयत इसकी ठीक नहीं है, इसको रेस्ट करने दो। दूसरा दिन भी ऐसे गुजर गया, तीसरा दिन भी ऐसे गुजर गया। अब तो घर वालों को परेशानी लाख होनी शुरू हो गई। ना बोलती है, ना खाती है, ना पीछे रोबोट की तरह हो गई है, लेटी रहती है, कुछ देर उठ के बैठती है, फिर लेट जाती है, वॉशरूम भी बड़ी मुश्किल से जा रही है। इसको हुआ क्या है? और उन सबको चौथे दिन उस सवाल का जवाब मिल गया। सुबह सुबह मुर्गे ने अजान दी। उस गांव के अंदर अभी पो फूटने लगी थी, सूरज अभी निकलने वाला था, रोशनी हो चुकी थी। मुर्गे बार बार अजान दे रहे थे। एक मुर्गा इधर से अजान खत्म करता तो दूसरा मुर्गा उधर से आवाज़ देता, तीसरा उधर से अजान देता, चौथा उस तरह, जैसे वो मुर्गे उस गांव के अंदर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि उठ जाओ सुबह होने लगी है। हमारे मॉडल टाउन में मुझे मुर्गा याद आ गया। वो रात को 2 बजे अजाने देता था और मैं और मेरी वाइफ बड़े चिढ़ते थे कि बस चले, इसको तो इसकी गर्दन मरोड़ दें। रात को 1 बजे 2 बजे कौन सी अजाने, हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे और पीछे वो मॉडल टाउन बड़ा मॉडर्न इलाका है लाहौर का, वहाँ पे बड़ी एलीट क्लास रहती है, लेकिन वो मुर्गा किसने पाला हुआ था और रात को 1-2 बजे अजाने देता था।
मैंने कहा शायद उसका टाइम गलत था, वो इसलिए रात को 1-2 बजे, तहज्जुद का टाइम भी नहीं होता कि रात को यार 1 बजे आप अजानें दे रहे हो। मुर्ग ने अजान दी, गांव फिर से जाग गया। लेकिन आज माँ ने जब साजिदा को जगाने के लिए माँ साजिदा के पास गई तो साजिदा पहले से ही उठ के बैठी हुई थी अपने बिस्तर पर, और आज उसने अपने बाल खोल रखे थे। बाल इस तरह इर्द गिर्द फैला रखे थे कि सर के आगे भी बाल थे, मुंह के आगे भी बाल थे, कमर पे भी बाल थे, और पूरे चारों तरफ बाल फैला के सर नीचे करके बैठी थी। माँ जाती बोली, क्या हो गया, ये कैसी हालत बना रखी है? और माँ ने जैसे ही उसके मुंह के आगे से बाल हटा के पीछे किए तो माँ ने देखा उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। और उसी वक्त पहली दफ़ा साजिदा ने, जो कभी भी सर नहीं उठा रही थी, पिछले 3 दिन से 4 दिन से सर नहीं उठा रही थी, आज चौथा दिन था, उसने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऊपर उठाया और माँ की ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखी तो माँ को एक खौफ की झुरझुरी सी आ गई। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं और वो शदीद जैसे कोई गुस्से में होता है, और इस अंदाज में वो माँ को देख रही थी, वो 12 साल की लड़की साजिदा। और तभी उसके मुंह से एक आवाज़ निकली। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी और बहुत ही गुस्से से वो औरत साजिदा के वजूद के अंदर जो बसेरा किए हुए थी उसके गले से बोली, दूर हट जाओ मुझसे, पीछे हट जाओ। मां डर सी गई, ये आवाज़ तो साजिदा की ही नहीं थी, ये तो कोई पुख्ता उम्र की औरत की आवाज़ थी। साजिदा तो एक 12 साल की बच्ची थी, वो गला बना के भी बोलती तो तब भी इतना पुख्ता आवाज़ नहीं निकाल सकती थी। ये तो कोई बड़ी उम्र की औरत उसके अंदर से बोल रही है। माँ एकदम से परेशान हुई। तभी साजिदा ने झटका लिया और उसकी गर्दन ऐसे हिलना शुरू हो गई। माँ खड़ी देख रही है, उसके हाथ आगे की तरफ ऐसे हिलते जा रहे हैं और माँ परेशान हो गई है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। माँ भागती हुई बाहर गई और घर वालों को जमा शुरू कर दिया, जल्दी से अंदर आओ, साजिदा को कुछ हो गया है, साजिदा को कुछ हो गया है। घर वाले जमा होना शुरू हो गए। घर वालों ने देखा साजिदा का वजूद झटके ले रहा है, उसकी गर्दन झटके ले रही है, उसके कंधे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं और यूं उसके हाथ आगे की तरफ होते गए और आगे होते हुए अजीब से टेढ़े मेढ़े से हो गए और उसने अपनी टांगें उठा के पीछे की तरफ की और अजीब सी उसकी टांगें हो गईं, जैसे कोई माजूर बच्ची होती है, ऐसे माजूर बच्ची की तरह उसका वजूद हो गया और उसका मुंह भी टेढ़ा होना शुरू हो गया, जैसे किसी को लकवा हो जाता है, फालिज का अटैक हो जाता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसे उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था, हाथ टेढ़े हो गए थे, टांगे के पीछे की तरफ उसने टेढ़ी कर ली थी और अजीब सी उसके मुंह से खरखराहट की आवाज़ थी। सारे डरना शुरू हो गए कि इसको क्या हो रहा है। बाप भागता हुआ पास आया बेटी को पकड़ने के लिए कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। बाप तड़प उठाता, जैसे करीब आया उसने अपने उसी टेढ़े हाथ से बाप को यूं मारा और बाप उड़ता हुआ दूर जा गिरा। तब सबको एहसास हो गया कि एक हाथ जो 12 साल की बच्ची का सिर्फ बाप को टच हुआ था और बाप उड़ता हुआ गया था, वो समझ गए ये बेटी नहीं है, बेटी के वजूद के अंदर कोई और है। तभी वो बोली, इसको नहीं छोड़ूंगी, अब इसको नहीं छोड़ूंगी, जाओ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी लेके आओ। वह एक पुख्ता उम्र की औरत जो उस बच्ची साजिदा के अंदर से बोल रही थी, ऐसे धाड़ के बोली कि घर वाले अभी तक खड़े कांप रहे थे, डर रहे थे। बाप तो उठ गया था, जो उड़ता हुआ दूर जा गिरा था, वो भी अब हिम्मत नहीं कर पा रहा था आगे आने की। तभी वो माँ की तरफ देख के उसने अपनी गर्दन को हिला के माँ की तरफ किया और जोर से धाड़ी, सुना नहीं तूने? तू चाहती है मैं तेरे घर को तबाह कर दूं? जा। तो सबने इशारा किया साजिदा की माँ को, जा जा रोटी ले आ। अब उस घर के अंदर अच्छी खासी फैमिली रहती थी। माँ सबके लिए रोटियां पका चुकी थी। वो तकरीबन, क्योंकि ये जो कच्चे देहात के मकान होते हैं वहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, तकरीबन 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रह रही होती हैं। बड़े बड़े सहन होते हैं, बीच में दरख्त लगे होते हैं, माल मवेशी भी पाले होते हैं, 5-5, 6-6 कमरे बने होते हैं, बीच में दीवारें नहीं होती। आज वक्त के साथ दीवारें आ गई हैं। तो उस घर में भी काफ़ी लोग थे और माँ ने जो तकरीबन रोटियाँ बनाई थी वो 30 के करीब रोटियाँ बनाई थी 8-10 लोगों के लिए। और माँ साजिदा जिस तरह रोटी खाती थी, एक रोटी जल्दी से लेके आ गई कि बेटी को भूख लगी है। रोटी साजिदा के हवाले कर दी गई। उसने रोटी को पकड़ा और ऐसी तेजी के साथ खा गई जैसे कई दिनों की भूखी, और कहा, और ला। मां भाग के गई, एक रोटी और ले आई। शायद साजिदा को ज्यादा भूख लगी है, उसने एक रोटी
जल्दी से ख़त्म की और बोली, तुझे सुनाई नहीं देता? मुझे भूख लगी है, एक एक करके ला रही है, रोटियां ला। मां भाग के गई, 5 रोटियां ले आई। कि पता नहीं कितना खाती है, 2 खा गई है। ये तो छोटी सी मासूम बच्ची 12 साल की 1 रोटी खाती थी, 2 रोटियां खा गई है। मां ने तीसरी रोटी दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 10वीं, 10 रोटियां खा गई। मां परेशान और गुस्से से धाड़ी कि लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, वो जितनी रोटियां तूने पका के रखी हैं सारी ले आ। घर वाले परेशान, मां परेशान। इतना तो अंदाजा हो चुका था इसके वजूद के अंदर कोई और है जो बसेरा कर चुकी है, जिसकी ताकत का मुजाहरा वो कर चुके थे, जिसने बाप को धक्का दिया था, उड़ता हुआ जाके गिरा था। वो 10 खा सकती थी, साजिदा तो 2 भी खाती तो मरने वाली हो जाती। मां पूरी रोटियां पकी हुई जो 30 की 30 थी, 10 तो पहले खिला चुकी थी, 20 जो बची थी रोटियां वो भी ले आई। और उसके सामने डरते हुए, कांपते हुए, मांग जो रही थी, गुस्से में धाड़ रही थी, आंखें उसकी पहले लाल सुर्ख थी, मां ने पूरा वो उसके आगे रख दिया। खजूर के पत्तों का वो गोल गोल बना के एक बॉक्सा बनाते हैं जिसका ढक्कन भी होता है, उसके अंदर रखते हैं, पूरा उसने रख दिया ताकि रोटियां उसमें गर्म रहें। हॉट पॉट होते हैं आजकल, तो वो एक लकड़ी का बना हुआ हॉट पॉट सा होता है। उसके बाद उसने रोटियां उठाई, खानी शुरू कर दी, रोटियां उठाई, खानी शुरू कर दी। देखते ही देखते 30 की 30 रोटियां वो खा गई। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी, ये कोई जिन्नी थी जिसने 30 रोटियां खाई थी। एक मासूम 12 साल की बच्ची 30 रोटियां नहीं खा सकती थी। घर वाले तर तर कांप रहे थे। और उसके बाद जब उसने रोटियां खा ली, बर्तन उठा के बाहर की तरफ फेंक दिया और कहा, निकलो मेरे कमरे से, अब मुझे सोना है। और वो जो आकर बाहर भागकर चले गए और साजिदा सोने के लिए लेट गई। अब सबको समझ आया, जो 3 दिन से चुप थी और चौथे दिन हाजिरी हुई है, तो इसका मतलब है साजिदा के अंदर किसी औरत जिन्नी का असर हो चुका है। कोई एक फीमेल जिन्नी, औरत जिन्नी है जो इसके वजूद पे कब्जा कर चुकी है। आज 30 रोटियां खा गई है। सबको भूख लगी थी, मां ने फिर से सबके लिए रोटियां पकाई, लेकिन सब अब परेशानी में आ गए थे, क्या करें। फौरी तौर पे फैसला हुआ किसी आमिल से राब्ता किया जाए, जो भी पढ़ाई वगैरह करता हो उसको बुला के लाया जाए ताकि साजिदा का इस जिन्नी को बाहर निकाल सके। फौरी तौर पे इधर उधर ढूंढने के बाद जो भी एक गांव का आमिल मिला जो इस तरह के काम करता था, वो उसको घर में लेकर आ गए। वो आया और उसने आके पढ़ाई की, इधर उधर चेक किया, फूंके मारता रहा, तावीज़ पढ़ता रहा। तावीज़ को बोला इसको जलाना है, माचिस लेके आओ। वो माचिस लेके आए, कुछ तावीज़ बनाए, वो उसको जलाता, उसकी राख को हाथ में पढ़ता, यानी वो जो जब तावीज़ जल जाता उसकी राख बन जाती, वो राख मुट्ठी में डालता और मुट्ठी को बंद करता और जाके साजिदा पर फेंक देता। उसके बाद वो कभी कुछ पढ़ता, कभी कुछ पढ़ता। फिर वो उसने अपने थैले से एक ख़ास किस्म की खाकी मट्टी निकाली, मट्टी के ऊपर पढ़ता रहा और मट्टी के ऊपर भी फूंक मारी और उठा के साजिदा के ऊपर फेंक दी। साजिदा चुप करके लेटी रही। उसके बाद उसने कहा, कोयले लेकर आओ, मुझे अब आखिर में इसको धूनी देनी है। वो कोयले जलाए, उन्होंने लकड़ियां जलाई और जब कोयले जल गए, फुल जल गए, तो उसके बाद उसने कोयलों के ऊपर बैठ के पढ़ाई की और कोयलों के अंदर कुछ डाला जिससे कोयले इस तरह धुआं पैदा करने लगे कि कमरा पूरा धुएं से भर गया। उसने सबको कहा, बाहर चले जाओ। सिर्फ साजिदा की माँ और बाप अंदर रहे, बाकी सब बाहर चले गए। पूरे कमरे को उसने धुएं ही धुएं से भर दिया, क्योंकि उस राख के अंदर, कोयलों के अंदर कुछ डालता जाता और धुआं और तेज़ होता जाता। अजीब बदबू थी उस धुएं की, वो उसमें डालता जाता और धुआं भरता जाता, यहाँ तक कि पूरा कमरा धुएं से भर गया। साजिदा की माँ और बाप खांसे जा रहे थे, उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस धुएं से वाकई साजिदा का भी सांस लेना मुश्किल हो गया। वो पता नहीं क्या चीज़ वो पढ़ रहा था कि साजिदा खांसते हुए उठी और एकदम से धाड़ी, तेरी इतनी जुर्रत, तू हमें निकालने की कोशिश करेगा? और वो बिल्कुल कमज़ोर सी, पतली सुक्की सी 12 साल की लड़की गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और वो सामने एक सेहतमंद हट्टा कट्टा सा आमिल जो हाथ में धुआं लिए अभी भी धोनी दे रहा था, पूरे कमरे को धुएं से भर चुका था। उसको अभी भी अपनी पढ़ाई पे नाज था और वो उसके सामने डट के खड़ा हो गया कि आइए मेरे सामने, मैं धुआं इसके सामने करूँगा। और जैसे उठ के वो सामने आई, उसने वो धुआं उसके सामने कर दिया। लेकिन जैसे ही वो धुआं उसने उसके सामने किया, उसने ज़ोरदार हाथ मारा, वो पूरा बर्तन
कोयले वाला जो धुएं से भरा हुआ था उड़ता हुआ दूर जा गिरा, और उसके बाद उसने दोनों हाथों से जो धक्का दिया तो वो आमिल उड़ता हुआ कमरे से बाहर जाके गिरा।